नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, गुड इवनिंग है। आज इस टाइम क्लास चली आपकी, ठीक है। गुड इवनिंग। एक बार सभी है ना, अपना एक बार जो भी आपने पीछे किया था, जो भी मैं कल पढ़ा रहा था आपको, वो सारी चीजें आप एक बार रिवीजन में देख कर आया करो। जब अगली क्लास में बैठो ना, जैसे आज आप लोग क्लास लोगे तो पहला पढ़ लिया करो जो कल पढ़ाया था, बस वही है, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा जल्दी से। आप लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के अंदर आप लोगों ने जो था पार्ट थर्ड वो पढ़ा हुआ था। पार्ट थर्ड के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी थे वो मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद रिट्स थी वो मैंने पढ़ा दी। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लिखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जल्दी नोट करो, देख लो, देख तो लिया करो। कैमरा कहां से कहां जा रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लो जल्दी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति गलत लिखा हुआ है, इसको सही करो। जो कि आर्टिकल रेड वन पर है क्या, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। इसके करके सारे आर्टिकल पढ़ेंगे जितने भी है। तो आर्टिकल सबसे पहले नोट डाउन करो मेरे बेटा, आर्टिकल 36, ठीक है। हेडिंग डालो, आर्टिकल 36, आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36। क्या है इसमें? डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, तत्वों की परिभाषा, ठीक है। और इसमें प्रायोरिटी किसको दी गई है? तो इसमें प्रायोरिटी दी गई है स्टेट को, यानी कि राज्य को। यानी कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे नियम जो राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए अवश्य है, सभी को उनका पालन करना पड़ेगा, ठीक। अगर कोई नहीं मानता तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद आपका है आर्टिकल 37। नेक्स्ट आर्टिकल है
आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 लिखो, इसमें क्या लिया? पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक ए, टू मेक, टू मेक अमेंडमेंट, to make amendments in the laws, in the laws of directive principles, Parliament has the right to make amendments in the laws of directive principle. यानी कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक, कि वह नीति निर्देशक तत्वों के कानूनों में संशोधन कर सकती है, कानूनों में संशोधन कर सकती है। यानी कि यह अधिकार केवल और केवल किसको है? पार्लियामेंट को है, क्योंकि पार्लियामेंट ही आर्टिकल 37 यानी कि अनुच्छेद 37 के तहत पार्लियामेंट ही नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, नोट करो जल्दी। किंक रखी कि देखिए वर्क की पकड़ा दे रोहित को है इसमें। हो गया। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 38। जैसे ओवरऑल कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट होते हैं ना, ऐसे ही स्टेट के अंदर क्या होते हैं? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा यानी कि मौलिक अधिकार होगी। और अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वहां पे होगी डीपीएसपी। समझ रहे? और डीपीएसपी का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो आपके दो आर्टिकल हो चुके, आर्टिकल 36 में क्या है? 36 में है डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, और आर्टिकल 37। अब नंबर डालो आर्टिकल 38। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। इसके अंदर लिखो दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी of state to run welfare,
to run welfare, social policies, social policies for the citizens, so that so that they can get social, economical, and political justice. लिखो, राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण के लिए सामाजिक नीतियां चलाकर चलाए ताकि लोगों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान किया जा सके। This is the duty of state to run welfare, social policies for the citizens so that they can get social, economical and political justice। यानी कि राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो लोक कल्याण के लिए सामाजिक नीतियां चलाकर, यानी कि सोशल पॉलिसीज, ठीक है, सोशल पॉलिसीज को रन करें ताकि लोगों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके। राजनीतिक न्याय कैसा होगा, कमेंट करके बताओ कि राजनीतिक न्याय कैसा होता है, सामाजिक न्याय कैसा होता है, आर्थिक न्याय कैसा होता है। इनको तीनों को अलग बताऊंगा, आप लोग कमेंट करना तब बताओगे, ठीक है। टीएसएस क्लास में होगा इनका डिस्कशन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नोट करो। लिखो इसके पॉइंट है, 3 पॉइंट लिख लो इसके। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टेट शुड ऑलवेज मिनिमाइज द inequalities of income। राज्य को सदैव आय की असमानताओं को कम करना चाहिए।
पॉइंट नंबर सेकंड, इक्वल पे इक्वल वर्क। पॉइंट नंबर सेकंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, इक्वल पे द इक्वल वर्क। इक्वल पे द इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल। पुरुष और महिलाओं, पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। यानी कि आर्टिकल नंबर जो 38 है, आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि क्या, इसमें 3 पॉइंट है। स्टेट शुड ऑलवेज मिनिमाइज द इक्वलिटीज ऑफ इनकम, यानी कि राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां है उनमें चाहे पोस्ट मेल की हो चाहे फीमेल की हो, क्या होगा, उनमें जो इनकम है वो इनकम बिल्कुल इक्वल होगी। उतनी सैलरी मेल की होगी, सेम सैलरी फीमेल की होगी। उसके बाद में सेकंड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। जो जिस पोस्ट पे, चाहे उस पर मेल हो चाहे उस पर फीमेल हो, चाहे उस पर एससी कैंडिडेट हो चाहे उस पर एसटी या ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, सैलरी उसे उतनी ही मिलेगी जितना उसका काम है। समझ रहे ना। तो यानी कि अगर एक पोस्ट की सैलरी 20,000 रुपए है तो उस पोस्ट पे चाहे जनरल का हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उस पोस्ट की सैलरी 20,000 रुपए मिलेगी। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर थर्ड, इक्वल पे द इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। ये तीनों जो पॉइंट है, ये पॉइंट आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 38 के अंदर। ठीक, नोट करो मेरे भाई। मेल एंड फीमेल, कंप्लीट हो गया लेक्चर, 1 घंटे 50 मिनट का हो गई। नेक्स्ट इसी के अंदर है और आपका जो थर्ड पॉइंट है ना, इक्वल पे द इक्वल वर्क फॉर द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। ये इसका एक अलग आर्टिकल है मेरे भाई, ये लिख लेना यहाँ, ये आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 39 मिक्स होगी थी बात। ठीक है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 किसके है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर्टिकल 38 के है। और जो है ना इक्वल पे द इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, ये आता है आपका आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 के अंदर क्या लिखना, तो आर्टिकल 39 के अंदर लिखो आर्टिकल 39 के अंदर लिखो इक्वल पे द इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है।
अब इसके बाद इसी के आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के अंदर लिखो नोट में लिखो पहले एक बार, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 का जो ए है उसको, आर्टिकल 39A को 42वें यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया, एडेड इन 1976। इसी के अंदर लिखो टू मेंटेन the health of males and females, children's पुरुषों महिलाओं एवं बच्चों, पुरुषों महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। और जैसा कि एक चीज नहीं लिखी आज, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपने डीपीएसपी तो पढ़े, लेकिन पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट आपका चला हुआ है, ये मेरे याद नहीं रहा लिखाना, इसको लिख लो, पार्ट 4 है ये, पार्ट 4 यानी कि भाग 4। ठीक है, भाग 4 आपके पार्ट नंबर 3 में क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे, अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आपका पार्ट 4 चलता है, पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी यानी कि 36 से 51 तक क्या है आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपका पार्ट 4 चला हुआ है और पार्ट 4 में भी आपका आर्टिकल नंबर 39 चला हुआ है। ठीक है, नोट करो जल्दी। आज की क्लास बढ़िया हुई भाई, टाइम है 5 बजे। ठीक है इसमें वीडियो ज्यादा नहीं है। ये नोट्स मैं करा मोना मैं समझ गया मगर नोट्स हो गए क्या है ये चल रहा है ना कॉपी दिख रही कितने हो गए थे नेक्स्ट आर्टिकल 40, नेक्स्ट हेडिंग डालो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 के अंदर प्रोविजन है, आर्टिकल 40 कहता है
राइट टू गेट वर्क, राइट टू गेट वर्क, काम का अधिकार या कार्य का अधिकार, कार्य पाने का अधिकार। इसके अंदर देखो, राज्य के आर्थिक समर्थन के भीतर, राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के अंदर कार्य शिक्षा, कार्य शिक्षा और कार्य शिक्षा और बुढ़ापा, कार्य शिक्षा और बुढ़ापा आदि की स्थिति में, आदि की स्थिति में लोक सहायता, आदि की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। लिखो, राइट टू गेट पब्लिक हेल्प इन वर्क, पब्लिक हेल्प इन वर्क, एजुकेशन, ओल्ड एज under the economic capabilities of a state, यानी कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है कि राज्य के अंदर आर्थिक सामर्थ्य के अंदर एजुकेशन का, ठीक है, वर्क का और बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज आदि की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको सभी को क्या राइट टू वर्क का अधिकार है, ऊपर से राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, उसके बाद राइट टू ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में बहुत सारे आदमी क्या होते हैं, बुढ़ापे में रोजी रोटी छिन जाती है, यानी कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो बुढ़ापे में जब एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं रहता तब उनकी पेंशन वगैरह बांधी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो पेंशन वगैरह देने का यानी कि पेंशन देने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और वो इसी आर्टिकल के अंतर आता है। आपने सुना होगा ना, जब बुजुर्ग होते हैं बुजुर्गों की भी पेंशन होती है, तो बुजुर्गों की पेंशन का अधिकार यानी कि राइट टू पेंशन वो कहाँ है, वो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर बात होती है उसकी। यानी कि राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के अंदर कार्य शिक्षा और बुढ़ापा आदि की स्थिति में लोक सहायता, लोक सहायता का मतलब एक ऐसी हेल्प जो पब्लिक की रखी जाए, ठीक है, लोक सहायता पाने का राइट है, लोक सहायता का अधिकार है, यानी कि राइट टू गेट पब्लिक हेल्प इन वर्क, एजुकेशन, ओल्ड एज अंडर द इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज ऑफ ए स्टेट। नोट करो। आर्टिकल 41 का था। इसे काटो भाई, गलत है ये, ठीक है। आर्टिकल 41 का था ये, इसमें ये चेंज कर लो, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 का लिखवा दिया, ठीक है। आर्टिकल 41 का लिखो इसे, आर्टिकल 41 यानी कि अनुच्छेद 41 के अंदर है ये चीजें। राइट टू वर्क है ना, जो राइट टू गेट वर्क, ये आर्टिकल 41 में कही गई है बात।
आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 40 लिखो। आर्टिकल 41 में क्या है? राइट टू गेट वर्क, यानी कि कार्य पाने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40। अब आर्टिकल 40 के अंदर अंदर लिखो एवरी स्टेट should have the provision of panchayat. Every state should have the provision of panchayats, यानी कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत, यानी कि सभी राज्यों के अंदर क्या होनी चाहिए? पंचायत होनी चाहिए। पंचायत जो होती है वो पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है, पंचायती राज सिस्टम। ठीक, वो अलग से है टॉपिक, वो आगे आएगा आपका, लेकिन अभी फिलहाल ये पढ़ना है। आर्टिकल 40 कहता है एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत, यानी कि प्रत्येक राज्य में पंचायतें होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 41 हो गया। अब उसके बाद आर्टिकल 42 हेडिंग डालो। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 देखिए, कट तो नहीं आई आर्टिकल 42, बार तो नहीं है बोर्ड पे यार। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42, इसमें देखो जस्ट ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट ह्यूमन कंडीशंस, just human conditions to work to get maternity facilities, अब देखो इसके अंदर क्या है। राज्य अपने लोगों को कार्य करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराएगा। मानवीय दशाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क टू गेट मैटरनिटी फैसिलिटी। मैटरनिटी फैसिलिटी जो होती है उनको बोला जाता है क्या? मानवीय एवं न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, मैटरनिटी फैसिलिटी। राज्य अपने लोगों को कार्य करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराएगा, यानी कि कोई भी वर्क अगर होगा तो उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट की क्या होगी? स्टेबलाइजमेंट होगा। कोई भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो कि वर्क प्रोवाइड करने का काम करेगा, समझ रहे? और वही डिपार्टमेंट उसके प्रति न्याय भी, जस्टिस भी जो है वही करेगा। मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा, कल तक मास्क लगा बाजी। आज बच्चों ने चीटिंग तार दी बढ़िया भाई, बंदा बड़ा बड़ा कहते हैं ये कर देना हो गया। कॉपी जाओ सबने तेरी कॉपी ली 10 15 15 20 कॉपी कर रखी, तन्ने कितनी ली? एक ही भरी मैं, एक नहीं दी, एक ही दे रखी थी इसको मतलब एक आती 4 5
अपने उसमें तो जोड़ देती कॉपी में, तो फिर बाद में पेज अब फिर का था ते जोड़े जोड़े के दिखा स्टेपलर करके भेज देती, मेरे को कॉपी नहीं दिखी करती विद जो बनने में लिखे हुए कहीं को कहीं को क्वेश्चंस को। नहीं ऐसा नहीं है, अपनी अपनी कॉपी में है बस मेरे 3 क्वेश्चन रहे, 3 नंबर तो सारे उसमें आ गए थे। हाँ हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 43। ठीक 20 को पेज को रहे। इसके अंदर एक बात और लिखो, नोट में डाल लो, राज्य राज्य अपनी महिलाओं राज्य अपनी महिलाओं को राज्य अपनी महिलाओं को प्रसूति प्रसूति सेवा प्रदान भी करेगा। नोट्स कहाँ है? आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 देखो, to ensure minimum wage appreciate lifestyle and vacations. To ensure minimum wage, appreciate lifestyle and vacations. न्यूनतम मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश सुनिश्चित करना, ये वाला है कि है? और अवकाश सुनिश्चित करना। शर्मा की दीदी कोई रोक नहीं रहा, कम से कम खड़ी रहते हैं।
उसके बाद आर्टिकल 43 का ए पार्ट, आर्टिकल 43 का ए, अनुच्छेद 43 का ए। आर्टिकल 43 का ए पार्ट कहता है पार्टिसिपेंट ऑफ employees in the management of industries, यानी कि उद्योगों में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभूमिता ग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43 का बी, ब्लैक मार्कर काट दीजिए दूसरा। आर्टिकल 43 का बी कहते हैं, लिखो, टू प्रमोट द establishment of cooperative societies operations democratic control and trade management, to promote the establishment of cooperative societies, operations, democratic control and trade management। लिखो, सरकारी समितियों का गठन, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43 टू इंश्योर मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी, शिष्ट जीवन और अवकाश सुनिश्चित करना, यानी कि स्टेट के अंदर हॉलीडेज फिक्स करने। उसके बाद आर्टिकल 43 का ए पॉइंट कहता है कि पार्टिसिपेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों में, उद्योग होते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभूमिता ग्रहण करना। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 43 का बी पॉइंट, टू प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑपरेशंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल्स एंड ट्रेड मैनेजमेंट, सरकारी समितियों का गठन करना, उनका संचालन करना, संचालन का मतलब होता है उनको चलाना, और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 43 बी तक हो चुके हैं। कल आपका जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल नंबर 44 यानी कि आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।